हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों आज हम लोग वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस इसके बारे में समझेंगे और फिर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं वन वन फंक्शन, इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और इसे हम लोग इंजेक्शन भी कहते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने बोला कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोल दो या इंजेक्शन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आप लोगों को वन वन फंक्शन क्या होता है ये समझाने जा रहा हूं। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझ लेना। देखिए, अगर कोई फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है a से b में, तो a क्या फॉर्म करेगा? आपको याद होगा a क्या फॉर्म करेगा? a डोमेन को फॉर्म करता है। मतलब अगर मैंने कोई फंक्शन f लिया जो कि a से b में डिफाइंड है, तो ये a क्या फॉर्म करता है? तो डोमेन फॉर्म करता है। किसका? तो फंक्शन f का। तो बच्चों अगर हम किसी फंक्शन के डोमेन में से डिस्टिंक्ट या डिफरेंट एलिमेंट्स हम लेकर फंक्शन में इनपुट करते हैं, मतलब क्या है मेरा? जब हम लिखते हैं f ऑफ x और सपोज अगर ये y के इक्वल मैंने लिखा, तो ये x क्या होता है? तो ये इनपुट होता है। ठीक है। और ये कहां से आता है? तो ये आपके डोमेन वाले सेट यानी सेट A में से आता है। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप डोमेन में से डिफरेंट इनपुट्स फंक्शन fx में डालेंगे, x की जगह डिफरेंट इनपुट्स डालेंगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, जिसे हम f ऑफ x या सिंपली y बोल रहे हैं, तो वो जो आउटपुट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो भी डिस्टिंक्ट या डिफरेंट होना चाहिए। मैंने क्या बोला? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन f विल गिव अस डिस्टिंक्ट या डिफरेंट आउटपुट फॉर द फंक्शन f। बात समझ आ रही है आप लोगों को बच्चों? अब इसको मैं और ज्यादा फर्दर एलोबरेट करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई फंक्शन f जो कि a से b में डिफाइंड है और वो फंक्शन वन वन फंक्शन है, तो अगर हमें f ऑफ अल्फा यानी अल्फा इनपुट करने पे फंक्शन f का आउटपुट क्या आया? तो f ऑफ अल्फा आया। फिर f ऑफ बीटा, मतलब बीटा इनपुट करने पे फंक्शन f का आउटपुट क्या आया? तो f ऑफ बीटा। तो अगर ये आउटपुट्स सेम है तो बच्चों वो इनपुट्स भी सेम होंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो इनपुट्स हैं वो आपके डोमेन में से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था। यानी अगर हम अल्फा और बीटा दो डिफरेंट, हम सोच रहे हैं कि ये डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स मैं डोमेन में से ले रहा हूं, लेकिन आउटपुट अगर सेम हो रहा है इन डिफरेंट एलिमेंट्स पे, तो असल में वो एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही एलिमेंट है, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो आउटपुट्स भी डिस्टिंक्ट होंगे। ध्यान रखना, वही बात मैंने कही कि डिफरेंट इनपुट्स अगर डोमेन में से लोगे तो आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर आउटपुट सेम है तो ध्यान रखना कि फिर आपके डोमेन में से जो इनपुट्स आपको लग रहे हैं कि वो डिफरेंट है, लेकिन वो असल में सेम ही होंगे। दो अलग अलग बातें हैं। मैंने क्या बोला? अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट्स then the inputs will be different also. If you are getting same output मिल रहा है तो इनपुट्स भी सेम ही होंगे। तो ये कंडीशन होती है किसी फंक्शन f के वन वन होने के लिए। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैं भी आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं ऑन टू वाले पोर्शन को डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। एक फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम द सेट n टू n, यानी नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है ये फंक्शन f, जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x। आपको चेक करना है कि ये वन वन एंड ऑन टू है या नहीं। तो चलो काम शुरू करते हैं इसका। पहले वन वन वाला पोर्शन कर लेते हैं, फिर ऑन टू वाला जब समझेंगे तब आएंगे उसको एक्सप्लेन करने। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि मैं मान लेता हूं दो एलिमेंट अल्फा और बीटा, लेट मी से इन जनरल हम सोचते हैं कि ये डिस्टिंक्ट हैं, तो ये आपके डोमेन में से मैं एज्यूम कर लेता हूं ये आपका डोमेन है। ठीक है। एक्चुअली यहां पर डोमेन और कोडोमेन आप देख रहे हैं दोनों सेम ही है, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये डोमेन वाला एन लिया है मैंने। ठीक है। अब यहां से अगर मैं ये एज्यूम करूं कि इन इनपुट्स पे यानी अल्फा और बीटा जो कि डोमेन में से मैंने लिया, अगर फंक्शन में इन इनपुट्स को मैं पुट करूंगा तो आउटपुट अगर सेम है तो क्या मुझे इनपुट्स भी सेम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एज पर द डेफिनेशन ऑफ द
फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। यानी यहां पर इनपुट x है तो आउटपुट है ट्वाइस x, ठीक है। अब यहां एफ अल्फा क्या बनेगा बच्चों, तो एफ अल्फा बनेगा आपका ट्वाइस अल्फा, देन एफ बीटा बनेगा ट्वाइस बीटा। अब आप ध्यान से देखिए 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा अल्फा इक्वल्स बीटा। अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हमने लिया कि आउटपुट्स अगर सेम है, एफ अल्फा और एफ बीटा सेम है, तो क्या इनपुट्स भी सेम है, तो हमने दिखा दिया कि इनपुट सेम है। तो यहां से कंक्लूजन बड़े आराम से हम लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है दिस इज 1 फंक्शन। बात समझ आ रही है बच्चों आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने चलता हूं ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, फिर भी दिक्कत आती है। चलो देखते हैं। तो बच्चों ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसे हम सरजेक्टिव फंक्शन या हम इसे सरजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, ध्यान से देखना। अगर कोई फंक्शन है जो कि ए से बी में डिफाइंड है और वो ऑन टू है, आपको पता है ए क्या फॉर्म करेगा, तो ए डोमेन फॉर्म करता है, और ये बी सेट क्या फॉर्म करेगा, तो ये कोडोमेन फॉर्म करेगा, जिसमें से रेंज निकलता है, कोडोमेन में से ही रेंज निकलता है। आपको याद होगा रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे ऐसा मिले कि मैं डोमेन, जो फंक्शन का डोमेन है, डोमेन यानी सेट ए, डोमेन में से अगर फंक्शन में मैं डिफरेंट वैल्यूज फंक्शन के अंदर इनपुट करने लगूं, डोमेन में से डिफरेंट वैल्यूज फंक्शन के अंदर इनपुट करने लगूं, और हर बार जो मुझे आउटपुट मिले उन सबका कलेक्शन बनाने लगूं, उन्हीं आउटपुट्स के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। लेकिन अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा है कि डोमेन में से इनपुट करने पे जो आउटपुट मिल रहा है उसके कलेक्शन को मैं रेंज बोल रहा हूं, लेकिन वो रेंज जब को डोमेन के एज इट इज इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में हम फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन। मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं आपको, ध्यान से आप सुनना। देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों कि यहां पर मैंने ये सेट ए लिया, ठीक है। आपका फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है, एरो डायग्राम की हेल्प से मैं समझाने जा रहा हूं आपको। और यहां पर मैंने ये आपका सेट बी लिया। तो सेट ए में से अगर ये हम कुछ एलिमेंट्स देख रहे हैं जिनका लिंकिंग यहां पर कुछ एलिमेंट्स के साथ हो रहा है अंडर द फंक्शन एफ, ठीक है ना, ये पेयरिंग हमने बना ली। इस फंक्शन एफ के अंडर में आपको जो डिफरेंट इनपुट्स हैं सेट ए से, तो सेट बी में हमने उनका लिंकिंग यहां पर देखा। अब देखिए आपको पता होगा बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो इन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो इन सभी के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इमेज या एफ इमेज। एफ इमेज क्यों, क्योंकि फंक्शन एफ के अंडर में ये बन रहा है, तो इसे हम इमेज बोलते हैं, इमेजेस ऑफ द प्री इमेजेस। अच्छा, ये प्री इमेजेस, ये जो नया टर्म मैंने बोला, तो प्री इमेजेस का मतलब क्या है। देखिए ये जो इमेज बने तो ये पहले कहां से लिंक हुए, तो ये सेट ए के इन एलिमेंट्स से लिंक हुए। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को जो सेट ए में से इनपुट आया, इन्हें हम बोलते हैं प्री इमेजेस। बात याद रहेगी आपको, इन्हें हम बोलते हैं प्री इमेजेस, ठीक है। तो इन प्री इमेजेस के हमारे पास यहां इमेज बन गए, जिनके कलेक्शन को हम लोग रेंज बोलते हैं। अब जनरली क्या होता है, आपको याद होगा कि यहां पर तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा स्पेयर नहीं रहना चाहिए, बचा हुआ नहीं होना चाहिए जिसका लिंकिंग यहां पर ना हो। अगर ऐसा होगा कि यहां पर एक या दो या कुछ ज्यादा एलिमेंट्स का लिंकिंग आपको यहां पर दिख रहा है, किसी के साथ नहीं है, तो इस केस में ये फंक्शन ही नहीं बनता, ये तो रिलेशन हो जाता है। कहने का मतलब यहां पर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सभी का पेयरिंग कहीं ना कहीं हो रखा होगा सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। लेकिन आपको याद हो कि यहां पर अगर हम कुछ एलिमेंट, जैसे मैंने ऊपर दो कुछ डॉट्स लगा दिए, कुछ एलिमेंट्स नहीं है, मैंने यहां पर कुछ डॉट्स लगा दिए, ये कुछ एलिमेंट्स अगर यहां पर मैं कह रहा हूं सेट बी के अंदर, तो क्या यहां पर कुछ एलिमेंट्स स्पेयर रह सकते हैं सेट बी में, तो बिल्कुल स्पेयर रह सकते हैं। इन सभी एलिमेंट्स, ये जो ऊपर स्पेयर दिखाए एक एलिमेंट, नीचे दो एलिमेंट स्पेयर दिखाए, बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका पेयरिंग तो पहले हो चुका है, जो कि इमेज बन चुके हैं। तो इन चार एलिमेंट्स के साथ ये ऊपर एक और दो नीचे, यानी टोटल ये 7 एलिमेंट जो है, इन सबका कलेक्शन, सातों का कलेक्शन करोगे वो कोडोमेन बन जाएगा। लेकिन
जब इन चारों का कलेक्शन करोगे जिनका पहले से एफ इमेज कहीं प्रेजेंट था डोमेन वाले में, यानी पेयरिंग कहीं प्रेजेंट था, तो इन चारों का कलेक्शन करोगे वो रेंज बनेगा। इसलिए तो बोलते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन, यानी कोड डोमेन में से ही रेंज बनता है। आप देखिए क्या हो रहा है, रेंज के अंदर आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं और कोड डोमेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो यानी कोड डोमेन और रेंज इस केस में यहां पर इक्वल नहीं है, लेकिन रेंज कोड डोमेन का सबसेट तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है कि ऑन टू फंक्शन के लिए, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर ये जो जिनका पेयरिंग कहीं हो ही नहीं रखा, जिनका लिंकिंग कहीं हो ही नहीं रखा, जिनको मैंने मिटा दिया, ऊपर का एक एलिमेंट नीचे के 2 एलिमेंट, जिनके प्री इमेज यहां प्रेजेंट ही नहीं थे उनको मिटा दिया, तो अब जो बच गया है, अगर ऐसा हम देखें तो यही कोड डोमेन है और यही रेंज है। ये पूरा सेट भी इस समय रेंज है और यही कोड डोमेन है। तो जब रेंज और कोड डोमेन एज इट इज सेम हो जाए तो वही फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाता है। और एक और बात ध्यान से सुनना आप लोग, क्या होता है कि अगर यहां पर एक भी एलिमेंट स्पेयर रह गया, जिसका प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका पेयरिंग नहीं हो पाया। तो अगर ऐसा हो गया तो रेंज और कोड डोमेन सेम नहीं होंगे, और अगर ऐसा होगा तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बात याद रहेगी आप लोगों को बच्चों। तो बस एक ही बात आपको पकड़नी है कि रेंज और कोड डोमेन सेम होना चाहिए अगर फंक्शन को ऑन टू फंक्शन होना है तो चलिए अब इस न्यूमेरिकल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको पता है इसमें ऑन टू को भी चेक करना था, तो ध्यान से देखना, मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, वेयर दिस y बिलोंग्स टू द कोड डोमेन। आपको पता है यहां पर डोमेन कोड डोमेन दोनों ही सेम है, तो मैं यहां पर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं पहले से ही मेंशन कर देता हूं कि ये वाला n जो है ये कोड डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि fx यानी 2x है, ठीक है ना। अब यहां से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो x आ जाएगा y/2। अब बात है मुद्दे की, ध्यान से सुनना। y क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो अगर y नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 कुछ भी बोलते जाओ, तो इन सभी नेचुरल नंबर्स के वैल्यूज को अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में डालूंगा, नेचुरल नंबर्स की वैल्यू को अगर इस एक्सप्रेशन में डालूंगा y की जगह, तो क्या मुझे हमेशा x नेचुरल नंबर मिलेगा? आप जरा सोच के और मुझे बताओ। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं y की जगह 1 डालूंगा जो कि नेचुरल नंबर है, तो x मिलेगा 1/2 जो कि नेचुरल नहीं होगा। तो यहां पर मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं कि x यानी y/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये कोडोमेन वाला है और ये डोमेन वाला है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड कि आपका जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये मैंने कैसे कंक्लूजन निकाला, क्या मैंने ये देख लिया कि इसका रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होगा? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए मैं फिर से यही डायग्राम बनाता हूं जो मैंने ऊपर बनाया था। अब इस क्वेश्चन को समझाना है इसलिए डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डोमेन वाला हो गया n, ठीक है, और ये आपका कोडोमेन वाला हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर x की वैल्यूज आएंगी, यहां से आपको x की वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि वही आपका इनपुट है। सो वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं सपोज 1, नेचुरल नंबर है, जितने मन करे उतना लिख लो, 1 2 3 4, आपको पता है ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। अब यहां पर ये कोडोमेन वाला है, कोडोमेन वाला मतलब क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि मैंने यहां पर y बिलोंगिंग टू n लिखा था, आप देख रहे हैं, ठीक है। सो वैल्यूज ऑफ y यानी जहां से हमें आउटपुट मिलता है। तो बच्चों अगेन यहां पर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितना मन करे उतना लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब सुनना, देखो बात क्या हुई, जब मैं एलिमेंट 2 को देखूंगा तो ये एलिमेंट 2 एक ऐसा एलिमेंट है
जो कि इमेज बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, ठीक है। किसका इमेज बन रहा है, सोचो किसका इमेज बन रहा है। y की जगह 2 लिखूंगा तो x क्या होना पड़ेगा, आप दो तरीके से सोच सकते हो। y इक्वल टू 2x है, तो अगर y 2 होगा तो x क्या होगा, तो 1 होगा। बात समझ आ रही है। दूसरी बात, एक और तरीका कैसे सोच सकते हैं हम कि अगर y 2 होगा, यहां पर y बाई 2 है, तो अगर y 2 होगा तो x क्या होगा, 2 बाई 2 यानी 1 होगा। यानी अगर 2 इस फंक्शन f के लिए इमेज है तो इसका प्री इमेज कौन होगा, तो 1 होगा बच्चों, ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर मैं 4 के लिए पूछूं तो क्या आएगा, 4 इमेज बनेगा किसका, तो 2 का, यानी ये प्री इमेजेस बन गए, मतलब ये दो एलिमेंट प्री इमेजेस बन गए। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर अगला एलिमेंट लिखता 6, मैं 6 लिखी दूं जैसे समझाने के लिए आपको, तो ये भी इमेज बनता। और किसका इमेज बनता ये, तो ये इस एलिमेंट 3 का इमेज बनता। और ये 1 2 3 ये सब क्या है, ऐसे और भी आएंगे, तो ये सब क्या है बच्चों, तो ये सब आपके प्री इमेजेस हैं। मैंने क्या बोला, ये सब क्या है, तो ये प्री इमेजेस हैं। किसके प्री इमेजेस हैं बच्चों ये सब, तो ये प्री इमेजेस किसके हैं, तो देखो 2 के हैं या 4 के हैं या 6 के हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन अब देखो मुद्दे की बात क्या आई, अगर मैं यहां पर जितना मैंने दिखा रखा है उतने में ही सोचो। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बच्चों यहां पर इस वाले जो मैंने यहां पर आपको डायग्राम दिखाया है, इसमें आप इमेज का कलेक्शन बनाओ। इमेज का कलेक्शन यानी रेंज लिखो। तो अगर मैं रेंज लिखने के लिए बोलूंगा तो आप लोग क्या लिखोगे, जितना दिख रहा है उतने का ही लिख दो, बाकी तो डॉट लगा रखा है मैंने, सारे नेचुरल नंबर तो लिखे नहीं मैंने। तो आप देखिए इमेज का कलेक्शन क्या बनेगा, 2 4 6, आगे भी बहुत सारे आएंगे, तो ये मैंने डॉट्स लगा दिए, ठीक है ना बच्चों। ये तो आपका रेंज आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब मैं कहूं कोडोमेन क्या है, तो आप कोडोमेन को देखो ध्यान से। कोडोमेन तो पूरा नेचुरल नंबर है ना, और कोडोमेन पूरा नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5 6 7 8 लिखते रहो जहां तक आपका मन करे। तो कोडोमेन क्या आ गया, नेचुरल नंबर। रेंज क्या आ गया, 2 4 6 8 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो क्या रेंज और कोडोमेन सेम हो रहा है, अगर हो रहा है तो मुझे बता दो। तो आप देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, तो रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है आपका वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। सिंपल वे से जैसे मैंने यहां लिखा कि अगर y नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो x हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर पाएगा। अगर y की जगह 1 डालूंगा तो x 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो बच्चों बात ध्यान रखना कि किस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं, ये मैंने फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दिया एरो डायग्राम की हेल्प से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.